किसी से बिना पूछे अगर आप छुप कर उसका सामान लेते हैं तो ये भी चोरी ही कहलाती है। अगर मैं चाहूँ तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 378 और 369 लगा सकती हूँ और आपको इसकी सजा दिलवा सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि ये शादी घर है। पर आप लोग भी सुधर जाएं। रानी बेटा, कहाँ तू कम पढ़ी लिखी और तेरी 4 सरकारी नौकरी वाली नंद, और इन चारों नंद में से तो मुझे सबसे तेज तेरी ये वकील वाली लगती है। अपनी इस वकील वाली नंद से थोड़ा बच के रहना, वरना ये तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगी। देख रही हो ना कैसे छोटी सी बात पर घर आए मेहमानों को धमकी दे रही है। आप शायद सही कह रही हैं आंटी जी, पर मैं पापा के फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती थी ना, और बड़ी मुश्किल से मिलता है इतना अच्छा लड़का। वो सब तो ठीक है बेटा, पर ससुराल में थोड़ी चौकन्नी रहना। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर रानी थोड़ी घबरा जाती है। कुछ देर में रानी की विदाई हो जाती है और जब वो ससुराल जाती है तो वो थोड़ी डरी डरी रहती है। और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जहां वो सभी के लिए खाना बनाती है। आज मेरी पहली रसोई है और मेरी तो सास भी नहीं है। अगर मुझसे गलती भी हो गई तो कहीं मेरी चारों नंद मुझ पर कोई केस ना कर दे, मुझे जेल में ना डाल दे और मेरे पति को मेरे खिलाफ ना भड़का दे। डरी सहमी रानी सभी के लिए खाना लगाती है और चारों नंद जब वो खाना खाती हैं तो अपनी भाभी के खाने की तारीफ करती हैं। भाभी, आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, हमें तो पता ही नहीं था। अब समझ में आया कि भैया ने आपको देखते ही शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि आप इतना अच्छा खाना बना लेती हो। पर रेशमा जी ने तो कुछ खाया ही नहीं। वो खाएगी भी नहीं, वो हाइजीन का बहुत ख्याल रखती है। डॉक्टर जी है ना, मैडम ज्यादा ऑयली मसाले वाली चीज नहीं खाती। मैं तुम्हें भी कहती हूँ पर कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। खैर, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेट हो रही हूँ। भाभी, अब मैं सीधा रात को ही आऊंगी और मेरे लिए कुछ हल्का ही खाना बनाना, मैं इतना मसाले वाला खाना नहीं खाती। पहले ही दिन अपनी चारों नंद का अच्छा नेचर देखकर रानी का डर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात। रेशमा दीदी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कोई दवाई है तो दे दो। भाभी, आपको तो बीपी लो लग रहा है, मैं अभी आपको इंजेक्शन दे देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतना बोलकर रेशमा अपनी भाभी को एक इंजेक्शन देती है, जिसे लगने के बाद रानी नशे में आ जाती है और अपनी नंद गीता के कमरे में जाती है। गीता दीदी, पता नहीं रेशमा दीदी ने मुझे कौन सा इंजेक्शन दे दिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी मदद करो। भाभी, झूठ बोलने की भी हद होती है। सही कहा था कोमल ने मुझे, आप ही हैं इस घर में जो नशे करती हैं। इस घर में मुझे कुछ ड्रग्स मिले थे। अब आप कानून की नजरों से बच नहीं सकती। आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं डालूंगी आपको सलाखों के पीछे। इतना बोलकर गीता अपनी भाभी को उसी वक्त हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और सलाखों के पीछे डाल देती है। तभी वहां बात करने के लिए पूनम आती है और पूनम को देख रानी रोते हुए उससे कहती है, पूनम दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे ड्रग्स का नशा रेशमा दीदी ने दिया था। आप प्लीज मुझे बचा लो, आप तो वकील है ना, आप मेरा केस लड़ना और सबको बता देना कि मैं बेकसूर हूँ। भाभी, मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ, ना कि गलत का, और मैं यहाँ आपको छुड़ाने नहीं बल्कि आपको चेतावनी देने आई हूँ कि आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं लड़ूंगी आपके खिलाफ केस। पूनम की बात सुनकर जेल के अंदर बैठी रानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी राहुल रानी को उठाता है और उससे कहता है, रानी, तुम चिल्ला क्यों रही थी, क्या हुआ? मुझे मेरी डॉक्टर, पुलिस, टीचर और वकील वाली 4 नंदों से बचा लो, वो लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हैं। रानी, शांत हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं फंसा रहा, तुम अपने घर में हो मेरे साथ। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है, रुको मैं तुम्हें पानी देता हूं। राहुल रानी को पानी देता है, जिसे पीने के बाद रानी को विश्वास होता है कि उसकी चारों नंद काफी अच्छी हैं और कोई उसका बुरा नहीं चाहती। पर अब भी रानी अपनी चारों नंद के नाम से डरती थी और जब इस बारे में उसकी चारों नंद को पता चलता है तो एक दिन कोमल अपनी भाभी से बात करने की कोशिश करती है, पर रानी बहाने बनाकर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन घर में न्यूज़पेपर वाला आता है, जिसे रानी पढ़ने की कोशिश कर रही होती है पर पढ़ नहीं पाती। ये न्यूज़पेपर पढ़ना भी कितना मुश्किल है, काश कि मैं भी पढ़ी लिखी होती। भाभी, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो मुझे क्यों नहीं बताया, आपकी एक नंद टीचर भी है। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही थी बस। भाभी, आपको हमसे डर लगता है ना, इसलिए मैं आपको अब से खुद पढ़ाऊंगी। जब आप पढ़ लिख कर हमारी तरह कोई अच्छी जॉब करने लगोगे तो आपको हमसे डर नहीं लगेगा। पर दीदी, आप स्कूल जाती हैं, स्कूल से आकर फिर ट्यूशन पढ़ाती हैं, इन सब कामों के बीच में आप मुझे कब पढ़ाओगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, देखिए मैं आपके लिए बुक्स भी लेकर आई हूँ। चलिए हम आज से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इस तरह कोमल अब खाली समय में अपनी भाभी को पढ़ाती है। समय यूं ही बीतता है और कोमल अपनी चारों नंद के साथ अच्छे से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन रानी के पास उसके पिता का फोन आता है और वो अपनी चारों नंद से कहती है, क्या हुआ भाभी, पहले तो आप रोना बंद कीजिए और हमें बताइए, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर दें।
दीदी, गांव में हमारे पास रोड की साइड एक छोटी सी जमीन थी जिसकी कीमत अभी के समय में लाखों रुपए की है। काफी समय से उस जमीन को लेकर पापा का और चाचा का लफड़ा चल रहा था और अब धोखेधड़ी से चाचा ने वो जमीन अपने नाम कर ली। मेरी शादी में मेरे पिताजी ने कर्ज लिया तो कर्जदार आकर अब मेरे पिताजी को परेशान कर रहे हैं। वो उन्हें घर से निकालने की धमकी दे रहे। अब मैं क्या करूं? परेशान रानी इतना बोलकर बेहोश हो जाती है और तभी रेशमा वहां आकर अपनी भाभी का बीपी चेक करती है और कमरे में ले जाकर उसे ग्लूकोज चढ़ाती है। जब रानी होश में आती है तो वो देखती है कि उसकी चारों नंद उसके साथ हैं और रेशमा उसे अपने हाथों से दवाई खिला रही है। भाभी, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ बताया भी नहीं। आप भूल गए क्या कि आपकी चारों नंद पुलिस, वकील, टीचर और डॉक्टर हैं? मैं डरती थी कि अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप इसका फायदा उठाओगे और क्या पता आप लोग पैसे के लालच में आकर मेरे चाचा से हाथ मिला लो। कोई बात नहीं भाभी, हम समझ सकते हैं आपका डर, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। कल ही आपके गांव जाएंगे। अगले दिन रानी अपने पति और चारों नंद के साथ अपने गांव जाती है जहां उसके पिता ने फांसी लगा रखी होती है। पर सही समय पर चारों नंद मिलकर अपने भाई के साथ रानी के पिता को नीचे उतारते हैं और रेशमा रानी के पिता का इलाज करती है। तो वहीं गीता फौरन कुछ हवलदारों के साथ रानी के चाचा के घर जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अरे ये क्या बदतमीजी है, आप लोग ऐसे ही मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर मेरा गुनाह क्या है? आपको क्या लगा कि आप किसी गरीब के साथ बुरा करेंगे और आपको कुछ नहीं होगा? आपने हमारी भाभी के पिताजी को डिप्रेस किया, उनके साथ धोखाधड़ी की और उनकी जमीन हथियाई, इसलिए पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और मैं उनकी वकील आप पर आईपीसी की धारा 420 लगाती हूँ। अब ये केस लंबा चलेगा जब तक आपको आपके गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती और आप जुर्माना जमा नहीं कर देते। इस तरह गीता हवलदारों के साथ मिलकर रानी के चाचा को जेल ले जाते हैं, जहां अगले ही दिन कोर्ट में सभी गवाह, कागज और अपराधी को कटघरे में खड़ा किया जाता है और पूनम ये केस लड़ती है। योर ऑनर, रानी के काका जी जिनको अपना हिस्सा मिल चुका था, उन्होंने अपने भाई के साथ धोखाधड़ी की और उनके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर उनकी इकलौती जमीन हड़पने की कोशिश की। इसलिए मैं उनके ऊपर आईपीसी की धारा 420 लगाती हूँ और आपसे मांग करती हूँ कि उन्हें 7 साल की सजा मिले और मेरे क्लाइंट को उन्हें उनकी जमीन वापस दी जाए। इस तरह रानी की चारों नंद मिलकर न सिर्फ रानी को पढ़ाती लिखाती हैं बल्कि उसके और इसके पिता का इलाज भी करवाती हैं। साथ ही साथ सालों से चल रहा जमीन का लफड़ा भी खत्म कर देती हैं और उसके चाचा को उसके किए की सजा दिलाती हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरी बेटी इतने अच्छे ससुराल में गई जहां उसकी 4 सरकारी नौकरी वाली नंद है और अब बहुत जल्द मेरी बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी होगी। पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी बीवी को बहुत पढ़ाऊंगा। पढ़ने से याद आया भाभी, आप भूल गई मैंने आपका एडमिशन करवाया था और अगले महीने आपका एग्जाम है। अब सारे केस खत्म हो चुके हैं। अंकल जी, आप घर जाकर आराम कीजिए और जब भी दिल करे आप अपनी बेटी से मिलने के लिए घर आ सकते हैं। पर भाभी, अभी आपको चलना होगा और पढ़ाई पर फोकस करना होगा ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सको। और मैं जानता हूँ रानी, तुम्हें अपने पिता की फिक्र है। कर्ज की चिंता तो मत करो, कर्ज मैं चुकाऊंगा। एक तरफ रसोई में चूल्हे पर पतीले में चावल उबल रहे हैं, वहीं गुस्से में लाल पीली बहू बड़बड़ाते हुए प्याज काट रही है। हे भगवान, कैसे भूखे नंगे लोगों के खानदान में मेरी शादी हो गई है। इन हब्सियों को खाने के सिवा कुछ भी नहीं सोचता है। ऊपर से ये प्याज तेजाब की तरह मेरी आंखों में लग रहा है। गुस्से में बौखलाई रेशमा राजमा चावल की तैयारी में जुटी होती है। तभी डाइनिंग टेबल पर से नानिया सास की आवाज आती है। नातिन बहू, ओ बहू, अरे राजमा चावल बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? भूख के मारे पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं, जल्दी ले भी आ। जी बस तैयार हो गया नानी जी, लाई। नानिया सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। खाने पीने की कितनी पक्की है, 10 जनों की खुराक अकेले लपेट जाती है। रेशमा भाभी, राजमा थोड़ा तीखा बनाना और सूखी लाल मिर्च का तड़का भी लगा देना ताकि खाने में मजा आ जाए। जी बिल्कुल नना जी, आज तो राजमा में कूट कूट कर मिर्च डालूंगी। जब सबके कानों से धुआं निकलेगा और सीसी करेंगे तब पता चलेगा। मुझे तो इस राजमा चावल से चिढ़ मचने लगी है। आखिरकार क्यों रेशमा को राजमा चावल से इतनी ज्यादा चिढ़ मच रही है? सारा मसला क्या है, ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां शारदा देवी के आंगन में मोहल्ले की अड़ोसन पड़ोसन जुटी हुई। रेशमा शादी के जोड़े में घूंघट की हुई खड़ी है और शारदा नाच रही है। अरे ओ ढोल वाले भैया, जरा जोर से ढोल नगाड़े बजाओ, सबको पता चलना चाहिए कि मेरे घर में नई नवेली बहू आई है। ढोल वाला जोर से ढोल बजाने लगता है और शारदा पड़ोसनों को चढ़ाते हुए ठुमका मारकर नाचती है।
ओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बहू काम काजी शारदा उसका नाम है, पड़ोसन ने जल जाए जलना ही उनका काम है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं भाभी के सैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। देख लो सावित्री बहन, ये माँ बेटियाँ भुट्टे की तरह उछलकर अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं बन रही हैं। चलो इनके यहाँ से। इसके बाद रेशमा की जेठानी कोमल धूमधाम से उसका स्वागत करवाती है। आओ जी देवरानी जी, दिल थामो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी, ये सासू माँ ससुर जी, ये हमारी दोनों ननद छाया चारू, ये मेरे दोनों बच्चे रूही आरव हैं। हेलो चाची, आप बहुत सुंदर हो। अरे अब क्या अपनी देवरानी को सारी रात दरवाजे पर रोके रखने का इरादा है? सफर की थकी हुई है, जाओ नहीं दुल्हन, आराम कर लो। जी माँ जी, अभी आप जाकर आराम कर लीजिए, लेकिन कल पहली रसोई के लिए समय से उठ जाना। तभी छोटी नंद चारू दोनों देवरानी जेठानी के बीच में चुटकी लेती है। अब वैसे कोमल भाभी, आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, कल से रसोई का जिम्मा रेशमा भाभी जी संभालेंगी। भाभी आज जितना आराम करना है रज कर आराम कर लो, क्योंकि कल से तो आपकी परीक्षा शुरू है। थकावट की वजह से रेशमा चारू की बातों पर खास ध्यान नहीं देती। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अगले दिन की शुरुआत होती है। रेशमा जल्दी सुबह उठकर साफ सफाई करके रसोई में आती है, जहां रसोई के कोने में 50-50 किलो चावल के बोरे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये भगवान, ये रसोई है या राशन का गोदाम? जहाँ देखो खट्टा भर भर कर चावल रखा हुआ है। लगता है मेरे महान ससुराल वाले चावल खाने के ज्यादा शौकीन है। वैसे इन कनस्तर के अंदर तो आटा होगा। जितने माँ जी जेठानी जी आएंगे पूरी का आटा गूंथ लेती हूँ। रेशमा जैसे कनस्तर खोलती है तो उसमें राजमा भरा पड़ा था। तभी सास जेठानी रसोई में धमक पड़ती है। देवरानी जी, राशन ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? चलो अब जल्दी से शानदार राजमा चावल बना लो सबके लिए। और हाँ बहू, आखिर में राजमा के ऊपर से मक्खन जरूर डाला और चावल में जीरे का छौंका लगाना। जी माँ जी। हे भगवान, लगता है मेरे ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही हल्का फुल्का खाना खाते हैं, वरना पहली रसोई में सिंपल से राजमा चावल कौन बनवाता है। रेशमा राजमा चावल बनाने में जुट जाती है। चावल भिगो दिया है, राजमा उबलने को चढ़ा दिया है, तब तक ग्रेवी बनाने का मसाला तैयार कर लेती हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे में रेशमा गर्मा गर्म राजमा चावल बनाकर सबको परोसती है। देखते ही देखते पेटू ससुराल वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह चाची, आपने बहुत ही टेस्टी राजमा चावल बनाया, मुझे और चाहिए। भाई मुझको भी राजमा चावल बहुत दमदार लगा। बहू, मेरी प्लेट में भरकर चावल राजमा डाल दे। और बहू, मुझको थोड़ा और देना राजमा चावल। पूरा ससुराल एक साथ राजमा चावल मांगने लगता है। तभी रेशमा कहती है, नानी जी, राजमा चावल तो खत्म हो गए। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गए बहू रानी? तिरिया के चुगने लायक चावल बनाया था क्या? अरे तेरे ससुराल वाले खाते पीते घर के हैं। यहाँ रोजाना 5 पतीले चावल और हांडी भरकर राजमा लगता है, तब पूरा होता है। जा जाकर दोबारा बना। ससुराल में एक बार में राजमा चावल में इतना सारा राशन बनने की बात सुनकर रेशमा के सर से चिड़िया उड़ जाती है। गुस्से में लाल होकर किचन में लौट कर आती है। चल बेटा रेशमा, लग जा फिर से चूल्हे पर। ऐसे तो देखने में सारे के सारे सूखड़े से हैं, लेकिन सबकी खुराक खली जितनी है। बुदबुदाते हुए वह सबके लिए राजमा चावल बनाकर उन्हें खिलाती है। इसी तरह रोजाना का सिलसिला हो जाता है, क्योंकि ससुराल में दोनों तीनों टाइम राजमा चावल ही बनता है। सासू माँ, मैं सोच रही हूँ आज खाने में सबके लिए पनीर के पराठे और पुदीने की चटनी बना दूं। रोज रोज रात में राजमा चावल खाकर आप सब लोग भी बोर हो गए होंगे। रेशमा की इस बात पर उसकी नंद छाया कबाब में हड्डी बनते हुए बोलती है, अरे रेशमा भाभी, राजमा चावल खाए बिना ना हमारा दिन नहीं गुजरता, न रात। आप राजमा चावल ही बनाना। हाँ रेशमा, चावल खाए बिना हमारा पेट नहीं भरता, तो जाओ अब जल्दी से राजमा चावल बना लो, सबको भूख लगी है। रेशमा किलस कर अपने पति कार्तिक को घूरने लगती है। हे भगवान, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेरी तो मिट्टी पलीत करके रख दी है। बेचारी बहू आलू बुखारे जैसी शक्ल बनाकर जाने लगती है। तभी नानिया सास सख्ती भरे मिजाज में उसे टोकती हैं। अरे ओ नातिन बहू, कल तूने शॉर्टकट के चक्कर में जो झोल किया था, कुकर में चावल बनाया था ना, मुझे उन चावलों का स्वाद आ गया था, तो आज पतीले में ही चावल बनाना, समझी ना? जी नानी जी।
इसकी भैंस की आंख, हे भगवान, इस नानी का जीभ कितना चटोरा है। कुकर पतीले के चावल का टेस्ट भी भांप जाती है। बेचारी बहू अकेले 5-5 तक पतीले चावल बनाती है और बहुत सारे राजमा बनाने के लिए भी उसे मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीसना पड़ता है, जिससे उसके हाथ में जलन होने लगती है। वहीं जहां ससुराल वाले राजमा चावल खाने के शौकीन थे, रेशमा डेली राजमा चावल बनाने की वजह से अक्सर खाना भी नहीं खाती थी। ऐसा ही सिलसिला आज भी चल रहा था। एक बार फिर बेचारी बहू रसोई में आती है और पिनकते हुए चावल का पतीला पटकती है। दिन रात राजमा चावल चढ़ चढ़ कर भी इन भुक्कड़ लोगों का मन नहीं भरता है। ये नहीं कि अभी कुछ अलग वैरायटी की सब्जी खा लो, जैसे कि शाही पनीर, दाल मखनी, पनीर चाप, बस राजमा चावल से चिपके रहो। हाँ, तभी कार्तिक किचन में आता है और रेशमा को भड़कते देखकर बोलता है, रेशमा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान से क्यों दिखाई दे रही हो? सिर में दर्द हो रहा है? मैं झंडू बाम लगा दूं? एक तो सबने मिलकर मेरी जिंदगी जंग कर रखी है, बड़ा आया झंडू बाम लगाने। हाँ, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मक्खन लगाने की, जाओ यहाँ से, नहीं तो पतीला मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे भड़क क्यों रही हो? जा रहा हूँ बाबा। मैं तो ये बताने आया था कि नानी ने कहा है कि राजमा में मसाला मिक्सर में पीसकर मत डालना, सिलबट्टे में पीस कर डालना। हे भगवान, इस नानी सास ने तो मेरा खून पी लिया है। चिड़चिड़े मिजाज में पहले तो बेचारी 5 पतीले चावल बनाने के लिए चावल चुनकर साफ करके चढ़ाती है और फिर सिलबट्टे पर मसाला पीसती है, जिससे उसका हाथ लाल पड़ जाता है। तभी आवाज आती है, मम्मी मम्मी राजमा चावल कब बनेगा? मेरे पेट में बहुत जोर की भूख लगी है। बस बनने वाला है आरव, थोड़ी देर में। रेशमा बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, बच्चों को ज्यादा तेज की भूख लगी है। हद है सही में, सबर नाम की चीज नहीं है। पूरे भूखे ससुराल वालों ने चिल्लम चिल्ली ऐसे मचाने लगते हैं जैसे भंडारा खाने बैठे। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। बेचारी बहू जल्दी जल्दी प्याज काटने लगती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है। इतने में पतीले के चावल भी पूरी तरह गीले हो जाते हैं। आखिर में क्या होगा रेशमा का फैसला? क्या वह अपने रोज रोज राजमा चावल के शौकीन ससुराल वालों को लगा चस्का मिटा पाएगी? सत्यानाश हो इन ससुराल वालों का। इनकी जल्दीबाजी के चक्कर में चावल का कीमा बन गया। मुझे क्या पड़ी है, इन्हीं को खाना है। अगले 5 मिनट में बहू कच्चा पक्का राजमा चावल बनाकर परोस देती है। तभी सास बोलती है, अरे वो मेरी बेलुड़ी बहू, आज का राजमा चावल नींद में बनाया क्या? चावल का हलवा बन गया और राजमा एकदम कच्चा है और तरी भी पानी जितनी पतली है। वाह सासू माँ, ये सही, चिट भी आपकी पट भी आपकी। अरे एक तो आप लोगों को जल्दी राजमा चावल भी चाहिए, वो भी अच्छी तरह बना हुआ। अरे 2 मिनट की मैगी थोड़े है, कच्चा रह ही जाएगा तो उसमें भी राजी नहीं, और देर लग जाए तो आप सब लोग पूरे घर को मछली बाजार बना देते। एक अकेली बहू करे तो करे क्या? मैंने कोई होटल नहीं खोल रखा लोगों को रोज रोज राजमा चावल बनाकर खिलाने का। या तो आप लोग रोज रोज राजमा चावल खाना छोड़ेंगे, या तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और आप सब लोग देखते रह जाना। ये सुनकर चटोरे ससुराल वाले लाइन पर आ जाते हैं। वहीं रसोई में रेशमा का राज चलता है। अब हफ्ते में केवल 1 से 2 बार ही राजमा चावल बनता है, बाकी दिन हरी भरी सब्जी दाल बनती है।